नमस्कार। डिजिटल मुलाकात के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बलौदाबाजार भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुभाष जलान जी। सर, आपका स्वागत है हमारे शो पर। जी। वैसे तो सर आप भारतीय जनता युवा मोर्चा से आपने अपना राजनीतिक सफर शुरुआत किया है। आप पूर्व में सरपंच भी रह चुके हैं सरसीवा में, और काफी सारे दायित्व का निर्वहन करते हुए यहाँ तक आए। हम चाहते हैं सर कि एक बार आप भी अपने बारे में आपका सफर कैसा रहा उस पर आप एक बार बताएं हमारे दर्शकों को। भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं से और पूर्व में हमारे पूरा परिवार जंक्शन का से संबंधित रहा है। पारिवारिक में राष्ट्रवादी पार्टी के प्रति लगाव बचपन से रहा है और युवावस्था में जैसे ही आई युवा मोर्चा में दायित्वों का निर्वहन करते हुए और आज पार्टी पे अपने महामंत्री का दायित्व दिया है। जिले में भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री के पद पर अभी काबिज। जी जी। सर, 2015 से आप भाजपा में महामंत्री हैं। सर, आपके कार्यकाल में अभी तक में आपने किस तरीके का जनहित में आपने कार्य किए हैं, वो हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं। भारतीय जनता पार्टी से समर्थित जो भी कार्यकर्ता हैं, उनका पहला दायित्व रहता है आम जनता की तमाम समस्याओं को अपना समस्या समझते हुए निराकरण में तत्पर रहते हैं। आम जनता के साथ हमारा निरंतर संपर्क रहता है। वर्तमान में कोरोना काल है और कोरोना काल इस विषम परिस्थिति में आम जनमानस के साथ उनके छोटे छोटे दुख दर्दों पे, गरीबों को कहीं पे भोजन पैकेट उपलब्ध कराना, कहीं पे कोरोना के बारे में जन जागरण करना, लोगों से अपील करना कि इस संकट से अपने को सावधान रहना है, कैसे जूझना है। इस संबंध में पार्टी के द्वारा भी हमको समय समय पर निर्देश मिलता है और उन निर्देशों के तहत भारतीय जनता पार्टी के हमारे समस्त कार्यकर्ता बंधु कार्य कर रहे हैं। और हमारे कार्यकाल में उपलब्धि ये रही है कि भारतीय चाहे वो विधानसभा संचालन का हो, हमने आम जनता के सहयोग से इस क्षेत्र में विधायक बनाया है और इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। जी सर, अभी कोरोना काल में सर आप लोगों का जैसे कार्य जो कार्यकर्ता जो है ना, वो किस तरीके से जनहित में और क्या क्या कर रहे हैं, और इसके अलावा जनसंपर्क के लिए आप लोग क्या क्या गतिविधियां कर रहे हैं, ये आप बताइएगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर सबसे पहले लोगों में जन जागरण का काम कर रहे हैं कि कोरोना से अपन कैसे बचें, इस महामारी से कैसे बचें, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे अपनाना है। और सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि सभी लॉकडाउन के कारण आम जनमानस की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई और जहाँ-जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे भोजन की व्यवस्था करनी है, यहाँ इनको दवाई चाहिए, यहाँ माने जहाँ जैसी व्यवस्था चाहिए, यथासंभव भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता मिलके उस समस्या का निराकरण कर रहे हैं। और कोरोना की महामारी फैलने का एकमात्र कारण अभी एक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की घोर लापरवाही है कि आए दिन बैंकों में अभी किसानों को बैंक से लोन का पैसा, बोनस का पैसा, सब पैसा मिल रहा है और बैंकों में आप जो भीड़ देखोगे और वहां पे जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उससे नहीं लगता कि ये सरकार कोरोना काल को गंभीरता से ले रही है। जी। स्वयं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी वो छत्तीसगढ़ के त्योहारों को लेकर आम मंच में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं। जी जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ग्रामीण क्षेत्र में भी रहने वाला कार्यकर्ता पार्टी के निर्देशों के तहत गांव-गांव में ये इस बात पे लोगों को जागृत कर रहा है कि अपने को मास्क लगाकर घूमना चाहिए,
अपने को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, या अपने अपने घरों में रहकर ही यह काम करना है। इधर उधर फालतू घूमने के बजाय अपने घर में रहकर कोरोना से बचाव करना है। सर, आपके क्षेत्र में ग्राउंड लेवल पर कोरोना की क्या परिस्थिति बनी हुई है? बहुत विकराल रूप धारण कर रहे कोरोना। अभी जिस तेजी से अभी एक हफ्ते में जो पोजीशन बन रहा है कि गांव से कोरोना पॉजिटिव के मरीज निकल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि अभी इस वक्त लॉकडाउन की सख्त आवश्यकता है, और सरकार को चाहिए बहुत कड़ाई से नियमों का पालन कराते हुए आम जनता को मास्क लगाना अनिवार्य करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। और मेरा मानना है कि अभी लॉकडाउन की सख्त आवश्यकता है। लॉकडाउन से ही एकमात्र उपाय है जो कोरोना से अपन रोकथाम कर सकते हैं। सर, अभी कहीं ना कहीं केंद्र में भी ये लॉकडाउन को हटाने का एक निर्देश आया है सर, है ना? क्योंकि हमारे देश की जो आर्थिक स्थितियां हैं वो थोड़ा सा नीचे गिरती हुई नजर आई, है नी? तो लॉकडाउन को हटाने का निर्देश आया, तो ऐसे में सर और क्या अल्टरनेट हो सकता है? देखिए, जान है तो जहान है। अभी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में स्थिति भयावह है। यहाँ पे दिनों दिन जिस प्रतिशत बढ़ता जा रहा है कोरोना मरीजों का, और महानगर रायपुर जैसे में तो और स्थिति बहुत भयानक होते जा रही है। तो हमको और हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, सरकारी अस्पतालों का हाल बेहाल है। कोरोना पेशेंट के नाम पर और भी पीड़ित, अन्य बीमारी से पीड़ित लोग हैं, वो इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने कहा भी है कि अपने अपने स्थिति, राज्य की स्थिति को देखकर आप लॉकडाउन का लगाना नहीं लगाना। और फिर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार ने जिला के जिलाधीश कलेक्टरों को निर्देश दिया हुआ है कि आप अपने हिसाब से जहाँ कोरोना की स्थिति भयावह है वहां आप लॉकडाउन लगाइए। तो मेरा ये मानना है कि हमारे जिले में कोरोना का बहुत भयावह स्थिति है। इससे निपटने के लिए तत्काल उपाय करना चाहिए। कोरोना सेंटर और खुलने चाहिए जगह जगह, क्योंकि बहुत जो कोविड सेंटर जो खुले हैं वहां तमाम बेड फुल हो गए हैं, और अभी जो मरीज हो रहे हैं उनको घर पर ही रहकर आराम करने को कहा जा रहा है। लेकिन जिनकी स्थिति गंभीर है, ऐसे लोगों के लिए और कोविड सेंटर खोलने की आवश्यकता है। और साथ में यहाँ पे डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है, आपके कंपाउंडर से लेके वार्ड बॉय लोग इलाज कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि त्वरित निर्णय लेते हुए ऐसे बड़े बड़े जिला में कोई हॉस्पिटल खोले, जिससे कि कोरोना के गंभीर मरीज जो हैं उनका इलाज समुचित ढंग से हो और कोरोना से मुक्ति मिले। सर, आपके क्षेत्र में जैसे आप बता रहे कि जो कोविड सेंटर है वहां पर काफी परेशानी हो रही है, सर एक बार और उसको बताएंगे कि वो क्या क्या तकलीफें हैं जो मरीजों को हो रही है, या वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टरों को हो रही हो? सबसे पहले तो जो उनको जैसे वहां पे देख रेख करने वाला कोई गंभीर व्यक्ति या डॉक्टर नहीं है, जैसा कि मरीज बता रहे हैं, उनके परिजन बता रहे हैं। और वो जो कोरोना से अगर ग्रसित व्यक्ति है उसको ये नहीं, परिजन को ये नहीं बताया जा रहा है कि वो आज किस स्थिति में है, उसमें उसके सुधार हो रहा है कि उसकी और कोरोना में उसकी बीमारी बढ़ रही है। इसका परिजनों को रिपोर्टिंग करने वाला कोई बंदा नहीं है। और कोविड सेंटर में कोई मापदंड नहीं है कि कौन गंभीर को कहाँ पे रखें, कौन जिसका बहुत कम परसेंटेज है उसको कहाँ पे रखें। सबको एक जगह एक कमरे बड़े हाल में बंद कर दिया जा रहा है, और उससे और भी जो पेशेंट हैं उनको परेशानी बढ़ रही है। और तो और कि जैसे कोई टेस्ट कराया कोविड का और उसको आज बोल रहे हैं कि आपको कोरोना है, और कोरोना है करके ले जा रहे हैं जिला मुख्यालय, 3 दिन बाद उसको छोड़ दे रहे हैं, आपको कोरोना से आप मुक्त हो गए होकर। तो ये ऐसा भी लगता है कि कहीं सरकारी आंकड़ों का खेल भी चल रहा है, अधिक संख्या में पॉजिटिव बताने का भी षड्यंत्र चल रहा है। हमारे क्षेत्र में बहुत से लोग ऐसे हुए कि जो कोरोना के पेशेंट है, पॉजिटिव है करके 2 दिन के लिए ले गए जिला मुख्यालय, 2 दिन बाद वापस आ गए कि हमको उनको छोड़ दिया गया कि जाओ तुम्हारा काम हो गया। ऐसा भी यहाँ चल रहा है। जबकि अभी आपने जैसे कहा आंकड़ों का खेल है,
तो उस पर एक बार सर मैं चाहूंगा कि थोड़ा डिटेल से आप बताएं उसको। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ एक आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता जो है सरसीवा में थी, उसको हाँ हाँ, कोरोना करके ले जिला मुख्यालय ले गए। और ठीक है। जब 2-3 दिन बाद वो जब वापस हमको दिखी, तो हमको हम्म पूछे भाई कि आपको तो कोरोना था करके। तो हम्म, उसको बताया गया कि कोरोना था करके ले गए थे। 2-3 दिन रखने के बाद 1-2 गोली खिलाने के बाद मुझे 2-3 दिन बाद वहां से छुट्टी दे दिए। ओके। तो सर जैसे छुट्टी दिए तो उसके पहले उनका टेस्ट भी तो हुआ होगा। टेस्ट हुआ तब कोरोना पॉजिटिव बताकर उनको यहाँ से ले गया था। और ठीक मेरा है। ये है कि अगर वो कोरोना से ग्रसित थी तो उनको कम से कम 14 से 15 दिन आइसोलेशन में रखना चाहिए। जी जी। और अगर वो पेशेंट नहीं थी, उनमें हम्म, कोरोना का मात्रा नहीं था, तो उनको हाँ फिर हाँ, पॉजिटिव बताकर क्यों ले गया गया? पेपर जी जी। समाचारों में उनका नाम बकायदा छापा गया कि हम्म, आंगनबाड़ी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया करके। ओके। नहीं, और मेरा यहाँ सवाल पे ये ये था सर। चीज और बता रहा हूँ, टेस्टिंग का जो तरीका है, हम्म, गांव में एमबीबीएस डॉक्टर स्तर के लोगों को टेस्टिंग के लिए रखना चाहिए। यहाँ पे सरकारी अस्पतालों का हाल ये है, टेस्टिंग में लगी हुई। सर आवाज कट गई थी, एक बार और बताइएगा। मैं ये बोल रहा था, कोरोना टेस्टिंग के लिए एमबीबीएस स्तर के चिकित्सकों को हम्म, मुहैया करना चाहिए। जी यहाँ जी। पर ये कि कोरोना का जांच वार्ड बॉय से लेके नर्स लोग कर रहे हैं। अच्छा, ओके। अच्छा सर, अभी जैसे नरेंद्र मोदी सरकार को सर लगभग ये उनका दूसरी बारी है कि वो सरकार पर आए। उसके बाद एक एक करके उनका जो जैसे मुद्दा था, राम मंदिर का मुद्दा था, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा रहा हो, उन्होंने जो जो वादा किए थे एक एक करके कर रहे हैं। उस विषय में आप क्या कहेंगे सर? नरेंद्र मोदी इस देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री हुए हैं जी जिन्होंने राष्ट्र की एकता, अखंडता, जो हम जी 70 साल से कश्मीर के बारे में सोचते थे कि एक देश में दो विधान, हम नारा हमारे पार्टी का था, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। फिर जी कश्मीर में पहले भारत के आम नागरिकों को वहां जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था। वहां पे हम्म, की लड़कियां पाकिस्तान से शादी कर सकती थी, लेकिन अगर कोई अन्य राज्य के उससे विवाह करता था तो भी उस नागरिक को वहां की नागरिकता प्राप्त नहीं होती थी। मोदी जी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि हम्म, कश्मीर में धारा 370 को हटाकर इस जी देश जो अन्य राज्यों में जो भारत का संविधान लागू हुआ है, वो कश्मीर हम्म, पे भी आप समानता का अधिकार दे दिया है। जी नरेंद्र जी मोदी जी ने इस राष्ट्र का स्वाभिमान को बढ़ाया है। पहले हम्म, विश्व में जो भारत का प्रतिष्ठा था, और आज ऐसा लगता है कि हम सिरमौर बनने जा रहे हैं। जी आज लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के इस महान नेता ने अपने हम्म, प्रधानमंत्री कार्यकाल में इस देश का गौरव, शान और स्वाभिमान बढ़ाया है। आज जी विश्व के स्तर के सभी राष्ट्र भारत के हमारे प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के हर प्रत्येक नागरिक का सम्मान है। बिल्कुल, हम ऐसा भी लगता है कि हम सभी क्षेत्रों में, रक्षा के क्षेत्रों में हो चाहे अन्य क्षेत्रों में भी हो, हम उत्थान कर रहे हैं। और विश्व के जो महारथी, जो प्रमुख हैं, उसमें ऐसा लगता है कि धीरे धीरे हम भी अग्रसर हो रहे हैं और महारथियों के सूची में हम भी क्रमबद्ध होने जा रहे हैं। जी। सर राम मंदिर के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? राम राम भारत के रोम रोम में है, और जी भारत की अस्मिता के प्रतीक है राम। जी और भगवान राम की मूर्ति मंदिर को जो कि बाबर ने तोड़ दिया था, ये कलंक था भारत के ऊपर कि हमारे जी आराध्य भगवान राम की मंदिर को तोड़कर वहां पे हम्म, मस्जिद बना दिया गया था, और जी की भावना के साथ खिलवाड़ किया गया था। मोदी जी जी ने बहुत ही अच्छा काम न्यायालय के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत बहुत ही हम्म, सुंदर ढंग से हिंदुओं की आस्था को देखते हुए और जी भगवान राम के मंदिर का निर्माण के में
प्रारंभ किया, ये बहुत ही भारत के लिए गौरवशाली दिन है। और हिंदुओं के लिए खासकर कि उनके आराध्य देव का मंदिर जिसको तोड़ा गया था, उसका पुनरुत्थान नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। भारतीय जनता पार्टी का एक वो भी रहा है मिशन कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे। तो वो भी हमारा घोषणा जो बोलते थे कि मंदिर की तारीख कब बताएंगे, तो वो बोलने वाले अब चुप पड़ गए हैं, क्योंकि तारीख के साथ ही न्यू का काम चालू हो गया। और उनको जो बोलने वाले लोग हैं, उनको भव्य मंदिर का जब पूरा निर्माण हो जाएगा तो उनको ये भी बताया जाएगा कि ये राम लला विराजमान है, यही वही राम मंदिर है जिसको कि बाबर ने तोड़ा था। लेकिन न्यायालय के आदेश के तहत और प्रधानमंत्री मोदी जी के दृढ़ निश्चयी निर्णय के कारण आज पूरा राष्ट्र राम मंदिर के साथ खड़ा है। सर, किसी समय में शिवसेना के साथ आपका गठबंधन भी रहा है, आप साथ में चुनाव भी लड़ते रहे हैं भाजपा। अभी शिवसेना अलग भी हो चुका है और कंगना रनौत का जो मुद्दा चल रहा है, तो उस पर सर आप क्या आपका क्या विचार है? शिवसेना सालों साल एनडीए का हिस्सा रहा है। हिंदुवादी विचारधारा से भाजपा की विचारधारा से उसकी समानता है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से शिवसेना की महत्वाकांक्षा अत्यधिक हो गई थी और जिसकी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए उस मापदंड पर शिवसेना खरा नहीं उतर रहा था, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को लगा कि शिवसेना से अपना नाता तोड़ना ही सही होगा करके, और शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी से नाता भी तोड़ लिया था और भारतीय जनता पार्टी ने अलग से चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में बनी थी। शिवसेना ने अगले चुनाव में देखा कि भारतीय जनता पार्टी के बिना सहयोग के हम सरकार में नहीं आ सकते। उन्होंने समझौता किया और साथ में हम दोनों शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े। लेकिन चुनाव लड़ते ही उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री की ललक और लालसा, और मैं बोलूँ लालच उमड़ पड़ा, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गद्दारी करते हुए शिवसेना और कांग्रेस का जो बेमेल समझौता है और न शरद पवार जी की पार्टी के साथ तालमेल कर मुख्यमंत्री बने हैं। और अब वो इस स्थिति में है कि वो बाला साहब ठाकरे जी के नीति और सिद्धांत को भूलकर वो सत्ता बरकरार रखने के लिए अपने मूल सिद्धांतों को छोड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के राह पर चल पड़े हैं और हिंदूवादी विचारधारा के खिलाफ चल रहे हैं। कंगना रनौत जो है वो फिल्म इंडस्ट्रीज में जो माफिया लोग और एक वर्ग विशेष के लोग जो कब्जा जमाए और उनके काले कारनामों को उजागर कर रही है। मैं बोलता हूँ आज वो इतनी साहसी है, जैसे ऐसा लगता है कि रानी लक्ष्मीबाई का रूप धारण कर कंगना रनौत मुंबई को हिला रही है और जो काला बाजारी हैं, जो माफिया हैं, उनको वो दुर्गा के रूप में दिखाई दे रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमारे लिए समय निकाला, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे शो में आपने अपनी बात रखी। आपका नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी।